हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो क्षेत्रीय संस्कृति, अब क्षेत्रीय संस्कृति से आप क्या समझते हो। जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत में 28 स्टेट है। तो हर स्टेट की अपनी एक अलग संस्कृति होती है। जैसे कि बिहार की अपनी अलग संस्कृति है। इसी के साथ देखा जाए यूपी की अपनी अलग संस्कृति है। और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उनकी अपनी अलग अलग संस्कृति देखने को मिल जाती है। तो वही कह रहा है कि हर क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण या हर राज्य का या फिर हर क्षेत्र के संस्कृति का निर्माण किस प्रकार से होता है या कैसे होता है। चलिए किसी एक राज्य का निर्माण को लेकर के हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं यहाँ पर पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब के बारे में, पंजाब की संस्कृति की बात की जाए तो वहाँ पे संस्कृति क्या है, वहाँ पे लोग पगड़ी पहनते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे लोग पजामा और कुर्ता पहनते हैं। वहाँ के लोगों की भाषा पंजाबी है। वहाँ के लोग खाना खाने में यदि देखा जाए तो वो लोग थोड़ा सा हैवी खाना खाते हैं, जैसे कि राजमा खाते हैं ये लोग अपना। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये लोग पराठे खाते हैं, घी खाते हैं। मतलब कि ये ऐसी चीज़ों को खाते हैं जिनका कंजम्पशन करना इनके लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन हम लोग यदि इनका कंजप्शन करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसी चीज़ों का ये लोग सेवन करते हैं, तो ये इनके कल्चर में देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार से इनके यहाँ के अपने अलग अलग त्यौहार होते हैं, कपड़े पहनने के तरीके होते हैं, बोलने के तरीके होते हैं। ये हर एक राज्य में अलग अलग होता है। तो आइए हम इसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। कहता है कि लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। अब आपको पता है कि जब भी आप बिहार से किसी दूसरे स्टेट में जाते हो तो आपकी पहचान किस बेसिस पर होती है, आपकी भाषा, आपके कपड़े, आपके शरीर का लैंग्वेज। ये सामने वाला देख के समझ जाता है कि आप किस क्षेत्र से संबंध रखते हो। इसी में कहता है कि जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वो तमिल का है या फिर उड़िया भाषा बोलता है। मतलब यह हुआ कि उसके बोलने से, चलने से हम उसके क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं। तो ये खास करके देखा यह गया कि वो तमिलनाडु या उड़ीसा का रहने वाला है, तो ये उसके संस्कृति से, भाषा से समझ में आ गया। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी अलग अलग विशेषताएं देखने को मिल जाती है। कभी कभी हम इन अस्मिताओं का मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतर से अस्तित्व में है, किंतु अलग अलग क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। मतलब कि आज जिसे हम कहते हैं कि पंजाब में है, वो हरियाणा में है, वो यूपी में है, शुरुआती टाइम में ये ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा कल्चर ही एक था। लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे हम अलग अलग होते गए, हमारे राज्य बढ़ते गए, तो राज्यों के बढ़ने से, राज्यों के अलग अलग भागों में टूटने से उनके एक अलग क्षेत्र की पहचान अलग अलग तरीके से होना चालू हो चुकी थी। कहता है जिन्हें आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियां के समझते हैं वे समय के साथ साथ बदलती है। कैसे बदलती है, जैसे कि आपको पता है झारखंड नहीं, हरियाणा का जो क्षेत्रीय जो डेमोग्राफी है, भौगोलिक क्षेत्र जो है, वो उसमें बदलाव हो रहा है। कैसे बदलाव हो रहा है, तो वहां पर अब सामान्य तौर से देखा जाए तो वहां पर जो लोग रहते हैं उन लोगों में अब अलग अलग राज्य की महिलाएं शामिल हो रही है, क्योंकि वहां पर सेक्स रेशियो बहुत ही कम है, महिलाओं की संख्या कम है। तो वहां पे लोग शादी करने के लिए अलग अलग राज्य से लड़की को लेकर के आते हैं और शादी विवाह करते हैं। इस प्रकार के प्रथा को अपनाए जाने से सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वहाँ के लोगों के खान पान, कपड़े, भाषा, संस्कृति, कल्चर, इन सभी में बदलाव आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये समय के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। यह क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की संस्कृति जब विकसित होती है तो ये 1 साल, 2 साल, 10 साल का कोई चरण नहीं होता, बल्कि ये हजारों सालों, 100 100 साल, 200 साल, 300 साल का एक पूरा इतिहास होता है। तो इसका विकास होने में काफी जटिल प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया, क्योंकि किसी भी कल्चर का विकास तभी हो सकता है जब आसपास के क्षेत्रों में उनका प्रसार हो, लेन देन होता रहे। जैसा कि हम देखेंगे कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं,
जबकि कुछ अलग अलग क्षेत्रों में एक सामान्य प्रतीत होती है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। जैसे कि यदि आपको पता होगा, हमारे यहाँ पर मतलब पूरे भारत में जो छठ पूजा होती है वो केवल बिहार में ही होती है, लेकिन धीरे धीरे इसका जो कल्चर होता है वो बढ़ रहा है। अब ये कल्चर यूपी में भी बढ़ रहा है, इसके साथ साथ ये और देखा जाए तो आसपास के राज्यों में बढ़ रहा है, दिल्ली में बढ़ रहा है, पंजाब में बढ़ रहा है, ऐसे क्षेत्रों में बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर इन क्षेत्रों के लोग जाके बसते हैं तो उसको वहां पर भी अपनाते हैं। इसके कारण वहां के आसपास के लोगों के अंदर भी इस प्रकार की भावना का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि क्षेत्रीय संस्कृति का जो विकास हो रहा है वह लोगों के चलने से, मतलब लोगों के आवागमन से, ये भी इसको बहुत ही बड़े स्केल पर प्रभावित करता है। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला पॉइंट है वह पहला पॉइंट है चेर और मलयालम भाषा का विकास। देखो, चेर एक राज्य है और मलयालम एक भाषा है, तो इनका विकास किस प्रकार से हुआ आइए देखते हैं। कहता है भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण है। मतलब कि भाषा जो होता है किसी एक निश्चित क्षेत्र में ही विकसित हो सकता है, किसी बड़े से क्षेत्र में किसी भाषा का विकास बड़े स्केल पर होना पॉसिबल नहीं होता। इसमें कहता है क्या, महोदयपुरम महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। जैसे कि केरला की यदि बात करते हैं तो इंडिया का जो केरला है ये वाला हिस्सा इसी केरला की बात कर रहा है यहाँ पर। कहता है 9th सेंचुरी में यह स्थापित किया गया, तो इसकी जो स्थापना होती है वो 9th सेंचुरी में हो जाती है। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। मतलब कि यहाँ के जितने भी लोग हुआ करते थे उन लोगों ने लिपि में, मतलब कि लिखने में किन भाषा का इस्तेमाल किया, तो मलयालम भाषा का इस्तेमाल किया। मलयालम भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया। इसमें कहता है कि अब वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। मतलब कि यहाँ पर हमें जो मलयालम भाषा का उपयोग जो मिलता है वो 9th सेंचुरी में जो मिल रहा है, ये एक सरकारी आंकड़ा है। मतलब सरकारी क्षेत्र में सबसे पहली बार इसी भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। जो मलयालम भाषा है जो केरला में लिखा गया वो इस प्रकार की भाषा थी, इस प्रकार से मलयालम भाषा को लिखा जाता है। कहता है कि साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। मतलब ये हुआ कि जो हम बात करते हैं मलयालम भाषा के बारे में, तो मलयालम जो भाषा है, मलयालम भाषा के विकास में संस्कृत का बहुत ही बड़ा योगदान देखने को मिल जाता है। संस्कृत का कहता है केरल का मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। जैसे कि केरला के अंदर ये पूरी संस्कृति केरला में विकसित की गई है या विकसित है, तो केरला का जो संस्कृति है, केरला का जो कल्चर है, इस कल्चर में संस्कृत का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये उनके मंदिरों के निर्माण में, पूजा पाठ में, वहाँ के कल्चर में बहुत ही गहरे तरीके से छाया हुआ है। कहता है मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति जो लगभग 12वीं शताब्दी में बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है, क्योंकि संस्कृत से ही इसको ग्रहण किया गया है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14th सेंचुरी का एक ग्रंथ जिसका नाम है लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषय के ऊपर लिखा गया है, यह मणि प्रबलम शैली में लिखा गया है। मणि प्रबलम शैली में लिखा गया, किसे, तो लीला तिलकम को लिखा गया है। कहता है मणि प्रबलम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। मणि प्रबलम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो दो भाषाओं अर्थात संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग होने से ये बनने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो क्षेत्रीय स्तर पर जिस भाषा का इस्तेमाल होता है वह कोई ना कोई दो भाषाओं के मिलने से होता है। जैसे कि केरला की बात करते हैं तो केरला के अंदर जो मलयालम भाषा का विकास हुआ, मलयालम, तो मलयालम भाषा के विकास में किसका योगदान रहा, उसका इसमें जो मिलता है वो हमें संस्कृत का योगदान बड़े स्तर पर देखने को मिल जाता है। तो क्लास आज के टॉपिक में हम इसे यहीं तक सीमित करते हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे शासक और धार्मिक परंपराएं, मतलब कौन कौन से शासक आए, उनके समय में कौन कौन सी धार्मिक परंपराएं विकसित होती है, और इसमें से खास जो धार्मिक परंपरा की बात करेंगे वो होगा जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।